ओके, सो जी आपने कुछ और भी टाइप किया? No, there is no feminism in the Waiting for Godot. If it is just about yes or no, then definitely I would go for the second one. Your first question is the impacts of English author on Asian author. Before talking about the answer, you need to define English authors. So by English authors, do you mean American authors? Do you mean the British, like those writers who were contributing from the Great Britain? So what do you mean by English authors? Or do you mean both? I'm waiting for the explanation. If you can please explain what do you mean by English authors. So generally, if you just mean English author and the English author, I would go back कि ये authors का जो impression था, ये तो हमारे पास जो है वो 1913 से शुरू हो जाता है ना। 1913 में हमारे पास जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जो है, उनको जब नोबेल प्राइज मिलता है, नोबेल प्राइज वो विन करते हैं, तभी से हमारे पास वो बंगाली पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे, राइटर्स थे। तो इन्फ्लुएंस जो है, असर तो उनके ऊपर भी था। अगर आप सिर्फ उसके ऊपर बात करते हैं कि इम्पैक्ट था या नहीं था, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होता है। और अगर आप एशियन राइटर्स की बात करते हैं, अब एशियन राइटर्स से मुराद कुछ और राइटर्स हैं, साउथ एशियन राइटर्स से मुराद पाकिस्तान और इंडिया के राइटर्स जो हैं वो हैं। सो यस, इम्पैक्ट था, बिकॉज योर राइटर्स, they are not living in nowhere, they are the part of this world। और जब सारे के सारे लिटरेचर के अंदर जो है वो चीजें चेंज होती हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, हमारे पास जो है वो अरुंधति राय है, बड़ी अच्छी राइटर हैं, एशियन राइटर हैं। सलमान रुश्दी हैं हमारे पास जो हैं। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर हैं, दे आर लॉट मैनी। तो यस, सबके सब जो हैं वो उनके ऊपर जो है इसका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन मिस अलीना? मिस अलीना, क्या मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया? मुझे बताइएगा ताकि मैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करूं। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास सज्जाद साहब का है। सज्जाद साहब जो है वो पूछ रहे हैं डायग्लॉसिया। अच्छा सज्जाद, हम अगर लिंग्विस्टिक्स को डिफाइन कर लें और लिंग्विस्टिक्स को तोड़ने की कोशिश करें, तो हमारे पास एक ब्रांच निकलती है जिसे हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। और डायग्लॉसिया उस सिचुएशन का नाम होता है जब हमारे पास दो वेराइटीज लैंग्वेज की, स्पोकन लैंग्वेजेस की, एक ही कम्युनिटी के अंदर बोली जाती हैं। ठीक है, सो डायग्लॉसिया हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन का नाम है जहां पे एक लैंग्वेज की दो वेराइटीज जो हैं वो बोली जाती हैं सेम कम्युनिटी के अंदर जो है वो। ठीक है, और अगर आप इसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंड इसको करना चाहें, बाइलिंगुअल डायग्लॉसिया की तरफ जाना चाहें, वो एक ऐसा डायग्लॉसिया होता है जिसमें एक लैंग्वेज की वैरायटी जो है वो लिखने के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरी बोलने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और जब लोग जो हैं वो आपके पास बाई डायलेक्टिकल होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि दो एक ही लैंग्वेज के दो डायलेक्ट्स को यूज करते हैं। ठीक है, सो हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन सज्जाद? ओके, आमना, ठीक है, अमेरिकन पोइट्री के 4-5 मेजर राइटर्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। काफी ब्रॉड क्वेश्चन है ये हमारे पास जो है वो आपका मिस आमना साहिबा। अमेरिकन पोइट्री से मुराद, अब अगर आप अमेरिकन पोइट्री की तारीख उठा के देखें तो शायद ये तो 1776 से शुरू हो जाती है। ये तो तब से शुरू हो जाती है कि जब हमारे पास अमेरिका जो है वो वजूद में आता है। तो पोइट्री इससे पहले कॉलोनीज के अंदर भी रही, इसके बाद जो है, लेकिन फिर भी अगर आपने मेन राइटर्स के नाम जो हैं वो बताए हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं जिस पे मैं इजी हूँ, मैं ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात करूंगा। और मैं आपसे भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर जो हैं वो रैल्फ वेल्डो एमर्सन की बात कर लें, आप हेनरी डेविड थॉरो की बात कर लें, आप वॉल्ट विटमैन की बात कर लें, आप जो हैं वो मार्गरेट फुलर की बात कर लें, आप नेथनियल हैप्थर्न की बात कर लें, तो ये काफी लोग हैं। ठीक है,
मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपने मिस किया, रैल्फ वाल्डो एमर्सन की बात कर लें, आप हेनरी डेविड थॉरो की बात कर लें, वॉल्ट विटमैन की बात कर लें, नेथानियल हैथरॉन की बात कर लीजिए, आप इसके अलावा जो है वो एलिजाबेथ पी बॉय की बात कर लीजिए, या हेनरी वर्ड्सवर्थ की बात कर लीजिए, सॉरी वर्ड्सवर्थ की बात कर लीजिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और आसान भी है निस्बतन इनको तैयार करना जो है वो। हाँ, यस। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन हमारे पास है तो वो बताइएगा ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। लाइक वी यूज उर्दू, यस। नहीं, शायद राइटिंग तो जो है वो आप बोलते उर्दू हैं। अच्छा, इंग्लिश बोल, वैसे आप तो राइटिंग के लिए यूज करते हैं ना, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, उर्दू तो नहीं है आपकी कम्युनिकेशन जो है। ऑफिशियल लैंग्वेज से मेरी मुराद जो है वो नेशनल लैंग्वेज और है, ऑफिशियल लैंग्वेज और है। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो दफातर के अंदर इस्तेमाल होती है, वो इंग्लिश है, वो उर्दू नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत कम नोटिफिकेशंस हैं जो उर्दू में होते हैं, वो शो में एक आधा ही हो जाता है। ठीक है, ओके जी। सो इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? सज्जाद इज आस्किंग अ क्वेश्चन, ओके। अच्छा, ये अब मुझे बताइएगा, लॉट मेनी क्वेश्चंस आर देयर, वर्क एंड टेक्स्ट के अंदर जो है वो बताइएगा। अच्छा, आपका इशारा जो है वो हमारे जो बर्थ का लिखा हुआ ऐसे है उसकी तरफ है, वर्क टू टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, या आप लिंग्विस्टिक्स की डोमेन के अंदर जो हैं वो सिर्फ जो है वो बात करना चाह रहे हैं? अच्छा, आपका इशारा उसी तरफ से है। देखिए, इसके अंदर जो राइटर है, बर्थ जो है वो आपको समझाना चाहता है कि रिलेशन क्या होता है राइटर का, रीडर का और ऑब्जर्वर का। वो ये कहता है कि जैसे-जैसे आप जिसका काम पढ़ते हैं, उसका टेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जर्वर का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील होता चला जाता है। बर्थ का ये ख्याल था कि जो वर्ड और टेक्स्ट के दरमियान रिलेशनशिप होता है, ये राइटर की डोमेन से निकलता है, ये साइंस पे, रीडिंग्स पे, प्लेयर पे, बहुत से फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, बर्थ वर्ड को समझता है कि इसको हैंडल किया जा सकता है, इसको लगता है कि हम जब भी बात करते हैं, कुछ भी किताबों की बात करते हैं, तो टेक्स्ट से मुराद हमारा वो कंपोजिशन है, वो मीनिंगफुल वर्क है जो कि रीडर पढ़ता है और उससे जो है वो अपने वर्क्स को या टास्क को आगे लेके चलता है। ठीक है, आई हैव ट्राइड टू आंसर योर क्वेश्चन बिकॉज, लेकिन ये हमारे पास जो है ये उन्हीं को समझ में आ सकता था जिन्होंने बर्थ के काम को पढ़ा हुआ है, तो आई थिंक कि आपको कुछ समझ इससे आया होगा। ठीक है, yesterday I was major with them. Oh yes, okay, that's very good, that's very good. अच्छा जी, so there are a lot many questions, we have 10 minutes more. अच्छा जी, क्वेश्चन है जी मिस इकरा का, हाउ वी कैन डिफाइन स्कैंडिनेवियन विद रेफरेंस होता है मिस इकरा साहिबा, विद रेफरेंस ऑफ इब्सन। अच्छा जी, अच्छा देखिए कि स्कैंडिनेवियन की आप बात करते हैं, डेफिनेटली जो है वो नॉर्जियन हमारे पास ड्रामाटिस्ट है, तो इसके ऊपर जो है आप डिफाइन इसकी डेफिनेशन पूछना चाह रहे हैं? आपका मैं क्वेश्चन, आई एम रियली सॉरी, समझ नहीं पाया हूँ, या आप इसका इन्फ्लुएंस पूछना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर क्या था, इब्सन के प्ले के ऊपर जो है वो? अगर आप इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं तो इब्सन का जो प्ले था, डेफिनेटली मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा, इसका मास्टरपीस हेडा गैब्रिएल था, और उसके हेडा गैब्रिएल के अंदर इसके अपने कल्चर का एक खासा इंप्रेशन मौजूद है, और हम जब उसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो किस तरह से मॉडर्न ट्रेजेडी है और इसने किस तरह से इसको क्रिएट किया। मेरी आसानी के लिए इस क्वेश्चन को जरा दोबारा लिख लीजिए, मैं इसको समझ नहीं पाया कि आप स्कैंडिनेवियन से क्या मुराद है, क्या आप उसके वर्ड के ऊपर उसका जो है वो एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं, आप उसके स्टाइल के ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि इब्सन जो है वो रियलिज्म का फादर था थिएटर के अंदर? आपको क्वेश्चन में मैं जो समझ पाया हूँ वो मैं ये समझ पाया हूँ कि आप ये जानना चाहते हैं कि उसकी राइटिंग स्टाइल जो थी उसके ऊपर उसका जो अपना कल्चर था उसका क्या इम्पैक्ट था। तो उसके लिए मेरा आंसर है कि वो फादर ऑफ रियलिज्म था, और इसका हेडा गैब्रिएल जो है वो उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसके अंदर वो तमाम चीजों को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अगर मैंने आंसर नहीं किया तो दोबारा क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है कल्चरल इम्पैक्ट जो है वो,
मिस राइमा पूछ रही हैं जी स्टाइलिस्टिक क्या होती है। अच्छा देखिए राइमा, स्टाइलिस्टिक्स जो है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है। जब आप लिंग्विस्टिक्स को अप्लाई करते हैं, इसमें होता कुछ यूं है कि आपने एक टेक्स्ट था, उस टेक्स्ट को स्टडी किया, उसको इंटरप्रेट किया, उसकी वजाहतें देखी और उसमें देखने की कोशिश की कि वो उस टेक्स्ट से मुराद क्या है। ठीक है, एक ऐसी ब्रांच जिसका मकसद ये होता है कि वो स्टाइल को स्टडी करे, वो अंदाज को देखे। ठीक है, और ये अमूमन जो है वो लिटरेरी वर्क्स के साथ ही जो है वो ये मूव करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी सादा सी एग्जांपल जो है वो हो सकती है कि जिसमें हम डिफरेंट राइटर्स के और जो उन्होंने जो लिटरेचर लिखा है उसके अंदर उनकी लैंग्वेज के एलिमेंट्स को देख सकें। क्या वजह है कि मैं जब बात करता हूँ विलियम शेक्सपियर की जुबान वो चौसर से कैसे मुख्तलिफ है, वो डेफिनेटली स्टाइल की वजह से मुख्तलिफ है। किस तरह से अलेक्जेंडर पोप की लैंग्वेज जो है हमारे पास लॉर्ड एल्फ्रेड टेनसाइंस से मुख्तलिफ है। ठीक है, सो डिड आई आंसर योर क्वेश्चन राइमा? Sir, if we Quratul end, sir, if we choose poet like Frost, how we can lead them towards it as you suggested? While I do not read poetry as my hobby, if it is not your hobby, पहले तो मुझे आप बताइए कि आप नॉवेल पढ़ना पसंद करते हैं, you're interested in drama, you're more inclined towards which fiction, which genre? So if you're interested in fiction, definitely you need to mention that it's your hobby. If you're not interested in poetry, then why you're talking about Robert Frost? Why you're misleading them, and particularly you're misleading your own self? Okay, आप इसके बारे में जरा मुझे बताइएगा। आज भी मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अच्छा, वो कोई और पार्टिसिपेंट थे, उनको मैंने बताया था। ठीक है, मैं बता देता हूँ। अच्छा जी फिजा, आपने पूछा स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, समझने की कोशिश कीजिएगा। स्ट्रक्चरलिज्म एक थ्योरी है। ये कहती है कि आप जो है पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को नहीं देखें, आप पैटर्न्स को सर्च आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर हम एक कमरे के अंदर बैठे हैं, वो कमरे की 4 दीवारें हैं, उनकी इकाई एक ईंट होती है। सो हमारे पास एक ऐसी थ्योरेटिकल अप्रोच जिसका मकसद ये होता है कि हम सोशल अरेंजमेंट्स को देखें। अगर कोई लैंग्वेज है, हम उस लैंग्वेज की अरेंजमेंट की बात करते हैं, वो हमारे पास होती है स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, एक ऐसे नॉलेज, एक ऐसी स्टडी जिसका मकसद ये होता है कि जो रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है कि इंडिविजुअल का उसके इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं उनके साथ ताल्लुक कैसा है, ये हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म है। इनको ये लगता है कि आइसोलेशन में चीजों को नहीं लिया जा सकता। ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डेफिनेटली पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है जो स्ट्रक्चरलिज्म के बाद में आ रही है, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, इसका जो मकसद है वो ये बात करती है डिटेल में, इनसाइट में, कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है उनकी इनसाइट में जाइए। इसका मतलब ये है कि जो मीनिंग्स होते हैं हमारे पास, तो ये मीनिंग्स की बहस बेसिकली करती है। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो फोकस करता है एक स्ट्रक्चर पे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो फोकस करती है कि ये जो रीडर और स्पीकर हैं, जो बात कर रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली मीनिंग अपने लिहाज से ले सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में एक बहुत बड़ा नाम है लेन का। लेन जो है वो 2013 में एक रिसर्च आर्टिकल लिखता है और वो ये कहता है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से मुराद एक हाइब्रिड, एक मिला जुला डिस्कोर्स है, गुफ्तगू का ऐसा अंदाज है जो डिसकंस्ट्रक्टिव आइडियाज को जो है वो लेके आता है, उनकी जो है वो बात करता है। ठीक है, सो हमारे पास जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो डायनामिक है, ये डिसेंटर्ड है, और ये हमारे पास जो है वो मटेरियल इन्वायरमेंट की बात करता है। स्ट्रक्चरलिज्म में हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि स्ट्रक्चर्स की वैलिडिटी पे बात करता है। जैसे ये कल्चर पे बात करेगा, लैंग्वेज पे बात करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, इसे आप खुद से भी देखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अगर फिर भी जो है आपको नहीं क्वेश्चन का आंसर मिल सका तो जरूर बताइएगा। ठीक है जी, सो मेरा ख्याल है कि मैंने तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका आप आंसर लेना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं। Okay, the participants, thank you so much, everyone. Hope to see all of you tomorrow. Till then, take care of yourself. Good evening. Khuda Hafiz.